नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम दशम भाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दशम भाव जो होता है आपके कर्मों का होता है, अर्थात यहाँ से पता चलता है कि आपके कर्म किस तरह के होने वाले हैं। अब यहाँ पर दशम भाव आपका कर्म बताता है और 11वां भाव आपको उससे क्या मिलने वाला है, क्योंकि यह 10वें से दूसरा है, अर्थात यह 10वें की धन संपत्ति, क्योंकि लग्न से दूसरा आपकी धन संपत्ति है, इसी तरह ये 10वें से दूसरा है। तो 10वां जो है उससे क्या मिलेगा, यह आपका 11वां भाव बताता है। तो दशम और 11वां दोनों ही भाव जो होते हैं आपकी कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दशम भाव यह बताता है कि आप किस तरह का कार्य करेंगे और 11वां भाव यह बताता है कि क्या वह राशि चीज आपको प्राप्त होगी अथवा नहीं। तो देखिए, यहाँ दोनों के भले ही दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। दशम भाव में वह सभी कर्म आएंगे जो कि आप नित्य प्रतिदिन करते हैं, अर्थात दशम भाव से आशय ये नहीं है कि आपका सिर्फ आप नौकरी या बिजनेस या प्रोफेशन जो भी करते हैं आप वही नहीं है। दशम भाव से आपके सभी कर्म देखे जाते हैं, आपकी एजुकेशन होती है, आप लाते हैं, ऐसे जो भी कार्य आप लोग करते हैं वह सभी दशम भाव से देखे जाते हैं। और 11वां भाव यह बताता है कि जब आप जाएंगे उस कार्य को करने के लिए तो वह काम कितनी अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसी कारण से 11वें भाव में राहु जो होते हैं यहाँ के कारक हो जाते हैं। 11वें भाव के कारक राहु को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि राहु हर तरह से सक्षम है। यदि दशम भाव किसी कारण से खराब भी हो रहा है तो भी यहाँ पर राहु यत्र तत्र सर्वत्र किसी भी प्रकार से जाकर और अपना काम तो करवा ही लेंगे, अर्थात जो उन्हें चाहिए वह तो प्राप्त करके ही रहेंगे। इसी कारण से जिनके 11वें भाव में राहु होता है या राहु की दृष्टि होती है और वह अच्छी स्थिति में हो तो इससे लोग विशेष तौर से किसी न किसी तरह से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। अब दशम भाव में यदि आप देखें तो सूर्य उगने के बाद और दशम भाव में जिस समय आता है उस समय आपके दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, अर्थात यह वह समय होता है जब सूर्य सीधा आपके सर पर होता है। तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा। इसी कारण से यहाँ पर पाप ग्रह ज़्यादा जो हैं कारक बताए गए हैं। क्यों आप देखेंगे कि कुंडली में इस जगह पर अगर सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह हो तो इंसान अच्छी जगह जॉब करता है, अर्थात उनके जो कार्य होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर मंगल और शनि हो तो आमतौर पे ऐसे लोग जो हैं सरकारी जॉब में जा सकते हैं, वहीं मंगल हो तो ऐसे हायर मैनेजमेंट में जाते हैं। और अगर यहाँ पर बुध भी हो तो बुध भी यहाँ कारक बताए गए हैं, तो बुध भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। किंतु यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र और गुरु जैसे जो ग्रह होते हैं वह कहीं ना कहीं यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। अब यहाँ पर गुरु इसलिए पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि काम को करने से होता है, ना कि हम उससे ज्ञान देकर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हटाने के लिए हमें ताकत ही लगानी पड़ेगी, या तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी उस पत्थर को हटाने के लिए शनि की तरह, या फिर हमें मंगल की तरह कुछ अच्छे जो मजबूत लोग चाहिएंगे जो उस पत्थर को हटा दे, या फिर हमको बुध चाहिएगा जो कि इस तरह से लोगों को कम्युनिकेट करे, किसी भी तरह से उसको समझाए और उस पत्थर को हटाने के लिए व्यवस्थित मजदूरों को वहां तक ले आए। आखिरी में हमें सूर्य भी होगा तो भी चलेगा जो कि दूसरों पर ऑर्डर देते हैं या दूसरों को से काम करवाने का फन जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लानेट जो होंगे वो उस पत्थर को हटाने में सक्षम है। किंतु यदि यहाँ हम गुरु को खड़ा कर दें तो गुरु क्या कर सकते हैं, गुरु ज्ञान दे सकते हैं। क्या उस पत्थर को हम ज्ञान देकर हम हटा सकते हैं क्या? चंद्रमा क्या होते हैं, भावनाओं का कारक होते हैं। क्या हम अपनी भावनाओं से उस पत्थर को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। शुक्र यहाँ रिश्तों का कारक है। तो आप सबसे पहले जब भी आप कुंडली देखें तो सबसे पहले आप देखें कि वो जो ग्रह हैं जो जहाँ पर भी इनके जो 12 भाव हैं, इसीलिए 12 भाव में जो स्थान बल जो होता है वो स्थान बल इसी के अनुसार होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर कारक होगा। भले ही वहाँ राशि कोई भी बनी हो किंतु हर ग्रह को अलग अलग तरह के यहाँ बल बताए गए हैं। उसमें जो स्थान बल होता है वह यही बताता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर कारक होगा। तो कहीं ना कहीं यह
जो है हमें वहाँ पर दशम भाव में पाप ग्रह ही चाहिएंगे ताकि हम उस काम को बड़ी आसानी से कर सकें। फिर आपके दशम भाव का स्वामी यह बताता है कि वह काम किस तरह का होगा। देखिए, अगर दशम भाव का स्वामी मृत है, पीड़ित है, अस्त है या बलहीन है, तो इस स्थिति में आपको कोई भी कार्य करने में बहुत समस्या होगी। अब आपके दशम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है, तो इस स्थिति में आपको जीविकोपार्जन के लिए तो ठीक ही है। आपको सभी कार्य, कोई भी काम आपको दे दिया जाए, भले ही उनका उनका पैसों से कोई लेना देना नहीं हो, और उस काम को भी आपको ठीक तरह से करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं आपके दशम भाव का स्वामी बलहीन हो जाए, मृत हो जाए, अस्त हो जाए या एक से अधिक पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाए, तो इस स्थिति में भी आपके साथ समस्या ये हो जाएगी कि आप करने कुछ अच्छा जाएंगे और होगा कुछ ज़्यादा ही बुरा। इसी कारण से गर्गहोरा सार में बताया गया है कि दशम भाव में यदि चंद्रमा हो और उस पर एक से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों के यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होती है। अब इसे उन्होंने क्यों इस तरह से बताया कि ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में समस्या होती है, तो इसके पीछे अब देखिए, ना तो उन्होंने पंचम भाव देखा है और ना ही उन्होंने सप्तम भाव देख रहे हैं, ना वो लग्न को देख रहे हैं, ना गुरु को देख रहे हैं। उन्होंने सिंपल सी एक ही कथन कहा है यहाँ पर कि अगर दशम भाव में चंद्रमा हो और वह पाप पीड़ित हो, तो ऐसे इंसानों के यहाँ कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति को लेकर समस्याएं रहती हैं। इसके पीछे कारण यह था कि दशम भाव जो होता है वह आपका कर्म स्थान होता है। अब यहाँ पर आपने भावनाएं लगाना शुरू कर दी हैं और वह भावनाएं आपकी पूरी तरह से पीड़ित हो गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रिश्तों में ही वो नहीं दे पाएगा, खुशी नहीं दे पाएगा, मतलब उसके जीवन साथी को वह उतनी खुशी दे ही नहीं पाएगा जो वह चाहता है, और इसका कहीं ना कहीं असर सीधा उनके रिश्तों पर पड़ेगा। और होगा यह कि दोनों बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं इन रिश्तों को बनाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि वह लंबे समय तक जीवन में एडजस्टमेंट करके और अपना जीवन निकाल लें। किंतु यहाँ संतान उत्पत्ति तो तभी होगी जब दोनों के अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में समस्या होती है। तो आपका दशम भाव, जो हम शुरुआत में आपसे कह रहे थे कि सिर्फ दशम भाव आपका जो होता है वो पैसा कमाने से या आपके ऑफिस जाने से या बिजनेस करने से ही संबंधित नहीं होता, वह आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। वह यह बताता है कि आपको पिता का सुख होगा कि नहीं। दशम भाव से पिता भी देखे जाते हैं। तो अब अगर इनका स्वामी 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो इस स्थिति में होगा यह कि ऐसे इंसान को पिता के सुख में कमी होगी। तो कहीं ना कहीं दशम भाव आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। यह माता का सप्तम भाव है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यह आपके जो पुत्र हैं, आपका जो भी पुत्र या आपकी जो भी संतान होगी, ये उस संतान का जो है छठा भाव है। तो यहाँ से ये भी देखा जाएगा कि आपकी जो संतान होगी उसमें वो जो होगी वो स्वस्थ होगी या फिर वो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेगी। तो आपका दशम भाव बहुत कुछ बताता है। तो इसी कारण से आपके दशम भाव का स्वामी बलहीन होना आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी कर देता है। और यदि यह बलहीन है तो फिर आप कुछ भी प्रयास करें, कितना ही मोटिवेशनल कुछ भी सुन लें, पर कहीं ना कहीं आपको कार्य को लेकर परेशानियां तो बनी ही रहेंगी। तो फिर आपको यह देखना चाहिए कि दशम भाव का स्वामी जो है वह किन नक्षत्रों में बैठा है, किन राशियों में बैठा है, किन भावों में बैठा है, उसके अनुसार आपको जो है उनके लिए उपाय कर सकते हैं आप। जैसे कि यदि वो अग्नि तत्वीय राशि में है या इन भावों में बैठा है तो उसके लिए पूजा, हवन, यज्ञ आदि होते हैं। वहीं यदि वो वायु तत्वीय राशियों में बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपको लोगों से जाकर मिलना पड़ता है, काम के सिलसिले में लोगों के बीच जाना पड़ता है। वहीं अगर ये जो है जल तत्वी में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का कार्य करना पड़ता है जो लोगों को सुकून प्रदान करे, जो लोगों को हील करे, क्योर करे। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपके दशम भाव का स्वामी बेसिकली कहाँ स्थित है और किस तरह से वो बर्ताव कर रहा है। देखिए, यहाँ पर जो भी प्लैनेट जहाँ पर भी जाता है वह उसकी प्राथमिकता हो जाती है। आप पहले एक बात को समझ लें कि यदि कोई प्लैनेट किसी हाउस में, किसी राशि में जा रहा है तो वह अपनी प्राथमिकता बता रहा है, आपको कुंडली में यह बता रहा है कि वह चाहता क्या है।
और इससे जब हम आपको डिस्पोजिटर समझाएँगे, डिस्पोजिटर वास्तविकता में वह होता है, जो यह बताता है कि जब आपका प्लैनेट किसी राशि में गया हुआ है, तो वो जिस राशि में गया है, उस राशि का स्वामी, राशि स्वामी कहाँ जाकर बैठा है। वह आपको डिस्पोजिटर, वो उस ग्रह का डिस्पोजिटर कहलाएगा। अब हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मंगल शनि की राशि में जाकर उच्च का हो गया है, ठीक है, मकर राशि में जाकर। पर अगर शनि कहीं ऐसी जगह बैठा है जो 6-8-12 में है, तो ऐसा व्यक्ति खूब प्रयास करेगा, अपनी तरफ से खूब मेहनत करेगा। पर होगा क्या, अंत में उसे जो है बुराई ही मिलेगी, क्योंकि अगर छठे में गया है तो विवाद हो जाएँगे, अष्टम में गया है तो ऐसे व्यक्ति नुकसान कर देगा। मेहनत करने के ब कितनी मेहनत कर ले, आखिरी में उसे नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और 12वें में गया है, तो जो पैसा उसने लगाया है वो वापस ही नहीं आएगा। तो ये समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर केवल आपको एक चीज़ नहीं देखनी पड़ती है, आपको सारी ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ हम जो आपको बता रहे हैं, वो आपको सिर्फ़ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक ही बार में उसे देखकर किस तरह से समझ सकते हैं। आप उसका मोटा-मोटा गणित लगा सकते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो यदि दशम भाव में राहु हो, तो ऐसे लोग बहुत सारे कार्य करते हैं और कोई एक कार्य वह बता नहीं पाते कि वास्तविकता में ऐसे लोग करते क्या हैं। वहीं अगर दशम भाव में केतु हो, तो ऐसे लोगों के साथ समस्या ये हो जाती है कि उनको कोई काम पसंद ही नहीं आता। वो बार-बार काम को बदलते रहते हैं और उन्हें कोई एक काम जो होता है वह अच्छा लगता ही नहीं है। दशम भाव में यदि चंद्रमा हो, तो इन्हें ऐसा कार्य करना है जिससे कि इन्हें सुकून या खुशी मिले, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भावनाओं का कारक है। तो यहाँ पर ये अपने मूड के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं और आप तो जैसा कि जानते हैं चंद्रमा बार-बार बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ समस्या ये हो जाती है कि ये कुछ भी काम कर लें। इनके काम में इनको कुछ दिनों तक तो करेंगे और फिर जाकर फिर वापस उसे बदल कर दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दशम भाव है, यह बताता है कि आपको कौन से कार्य करना है या नहीं करना है। अब जैसे बृहत्होरा पराशर देखें आप, तो वहाँ उन्होंने बताया है कि अगर दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए या फिर अष्टम भाव में राहु या राहु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ये करता है कि अपने जब दशा आएगी राहु की या दशम भाव की, जब भी दशा आएगी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि अपने कार्य को खुद ही खराब कर लेता है और ऐसे कार्य करता है जिसके कारण उसने जितनी भी मेहनत की हो वह सारी की सारी बेकार हो जाती है। दशम भाव में यदि शुक्र हो, तो दशम भाव में शुक्र हो तो ऐसी स्थिति में जातक ऐसा कार्य करना पसंद करता है जो कि कला से या खाने पीने से रिलेटेड होता है, क्योंकि शुक्र क्या होता है, शुक्र जो है आपकी कला है। तो कहीं ना कहीं दशम भाव में शुक्र हो तो ये स्थिति बनती है। तो हमने आगे आपको यही बताने का प्रयास किया है कि जो ग्रह हैं वो किस स्थिति में हैं उसके अनुसार, और वहाँ पर जो राशि बनी हुई है, तो राशि किस प्रकार से आपके कर्मों पर इफेक्ट डालती है। तो जब आप राशि और ग्रह दोनों को मिलाकर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर आप बहुत कुछ आपके समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दर्शाना चाह रहे हैं। दशम भाव के कारक जो हैं वह शनि है। यहाँ पर सूर्य, मंगल सभी जो होते हैं वह कारक हो जाते हैं, क्योंकि दशम भाव में लगातार लड़ना पड़ता है। यहाँ पर लगातार हमें प्रयास करना होते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं। और दशम भाव में हम जितना भी प्रयास करते हैं 11वां भाव उसे बढ़ा देता है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 11वां भाव जो होता है वह राहु का होता है और राहु प्रत्येक चीज़ को बढ़ाने में रुचि रखता है। तो यहाँ पर जितने पाप ग्रह होंगे उतना अधिक आप आगे बढ़ेंगे। किंतु यहाँ एक बात यह भी समझने वाली है कि यदि एक से अधिक पाप ग्रह हो जाते हैं तो इस स्थिति में आप लगातार सफलता हासिल कर सकते हैं, किंतु उसके कारण आपके अन्य कर्तव्य कर्मों पर प्रभाव पड़ेगा और यही वो कारण होगा कि आपको इस जन्म में भी मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है, बल्कि आपको वापस फिर से इस पृथ्वी पर आना होगा मोक्ष के लिए। हालांकि यह बात बहुत दूर की है। अभी हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके कर्तव्य कर्म क्या है। तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की राशियाँ बताई गई हैं, जिनमें चर राशियों में मेष, कर्क और तुला है। इसी प्रकार से स्थिर राशियां हैं और द्वितीय भाव राशियां हैं। तो यहाँ पर चर राशियों का अर्थ होता है ऐसी राशियां जो लगातार चलती रहती हैं, जो
एक स्थान पर स्थिर नहीं हो सकती हैं। अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि, ये सभी राशियां जो हैं चर राशि में कही गई हैं। तो इनमें ऐसे कार्य आते हैं जो आप किसी एक स्थान पर स्थिर रहकर नहीं कर पाते हैं। अर्थात इसमें आपको लगातार भटकना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होगा। और यही कारण है कि यदि आपके दशम भाव में कोई भी चर राशि आ रही है तो आप एक स्थान पर बैठकर कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोई एमपीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह की कोई एग्ज़ाम देके कोई सरकारी ऑफिस या किसी बड़े निजी ऑफिस कार्यालय में आप बैठकर कार्य कर सकेंगे एसी में, तो आप भूल जाइए, क्योंकि यह कार्य आपके लिए नहीं बना है। आपको लगातार प्रयास करना होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही होगा। तो इसलिए यदि आप ऐसी किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। और आपको आपका कार्य का नेचर ही ऐसा होगा, आपके कार्य का स्वभाव ही ऐसा होगा जिसमें आप लगातार लोगों से मिलेंगे, आप लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। फिर भले ही वह मार्केटिंग का कार्य हो, ट्रैवलिंग का कार्य हो या फिर वो सेल्स से संबंधित कार्य हो, पर आप एक स्थान पर बैठकर उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से यदि आपकी कुंडली में भी यहाँ कोई राशि बनी है तो आप तुरंत ही इस बात को समझ लीजिए। अन्यथा आप ज्योतिषाचार्यों, जॉब कंसल्टेंसी और प्लेसमेंट जैसी चीज़ों के पर धन खर्च करते रहेंगे और उसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात आपको कार्य तो ऐसा ही करना होगा। तो यहाँ पर यह पहली राशि हो गई जिसमें चर राशियाँ थी। अब आपको आपके दशम भाव में चर राशि क्यों मिली है, तो उसके लिए आप ये देख, हमारे जो पूर्व के 2 वीडियो हैं जो यह बताएंगे कि आपके लग्नेश आपके पूर्व जन्म के कर्मों से किस प्रकार प्रभावित हैं, आप वह देख सकते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिर राशियाँ। तो आपके 10वें भाव में यदि स्थिर राशि है, अर्थात आपके 10वें भाव में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि है, तो इस बार आपको ऐसा काम करना होगा जो कि किसी एक स्थान पर बैठकर किया जा सके। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी दुकान या ऑफिस में बैठकर आपको काम करना होगा। इसीलिए आपको ऐसा कार्य तलाश करना चाहिए जिसमें एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करना हो, क्योंकि यदि आप ट्रैवलिंग, मार्केटिंग या सेल्स से संबंधित जॉब करते हैं तो यह आपको कुछ ही समय में छोड़ना पड़ सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको एक स्थान पर बैठकर स्थिर रहकर, देखिए यहाँ पर स्थिर राशि है तो स्थिर स्वभाव है, तो आपको स्थिर रहकर ही कार्य करना होगा। मतलब अगर जैसे कि इन लोगों को जिनके जो लग्न दशम भाव में स्थिर राशि आ रही है, तो ऐसे लोगों को आप सेल्स से संबंधित कार्य नहीं करवा सकते, या आप इनसे बोलें कि आप लगातार ट्रैवलिंग करें तो ये नहीं कर पाएंगे। फिर भले ही आप कितनी ही मेहनत कर रहे हों, आप लगातार प्रयास कर रहे हों किसी को माल बेचने का, आप लगातार प्रयास कर रहे हों खुद को मोटिवेट करने का और कोशिश कर रहे हों कि आप सेल्स से संबंधित कार्य कर लेंगे, पर यह आपके लिए नहीं बना है। तो यदि इन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप एक बार फिर प्रयास कीजिए और ऐसा कोई कार्य ढूंढिए जिसमें कि आपको एक स्थान पर बैठना हो। तो आप, यदि आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई राशि है तो आप अपना प्रोफेशन पहले से देख लीजिए कि आप किस तरह का प्रोफेशन अपनाना चाहेंगे और आपके अंदर क्या ऐसे गुण हैं कि आप सेल्स से संबंधित कार्य कर लेंगे। अब आपके 10वें भाव में यदि द्वितीय भाव राशि है, द्वितीय भाव राशि अर्थात मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि है, तो आपको ऐसा कार्य करना होगा जिसमें मल्टीटास्किंग आती है, अर्थात एक समय पे एक से अधिक कार्य करना होंगे। आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप एक ही काम करके संतोष कर लें, क्योंकि द्वितीय भाव राशि में कभी भी आप एक ही तरह के कार्य नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपको अलग अलग कार्य एक ही समय पर करना होते हैं। तो आपको एक से अधिक कार्य करना होंगे और आपके कार्य का स्वरूप ऐसा होगा जिसमें आप अलग अलग कामों को करेंगे। तो यदि आपके इसमें भी दुस्वभाव राशि है तो आपको एक काम में कभी संतुष्टि नहीं होगी, तो प्रयास कीजिए एक के साथ में एक कार्य और अधिक करें, वरना आप कभी फाइनेंशियली स्टेबल्ड नहीं हो पाएंगे। आप फाइनेंशियली स्टेबल्ड होना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक कार्य करना ही होंगे। अब उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दिन भर जो है वो ऑटो चलाता है और शाम को कहीं पानीपत से या इस तरह की जो है एक दुकान लगा के खड़ा हो जाता है, तो ये दुस्वभाव राशि। इसी तरह से घर की महिलाओं को भी आप देखेंगे, कुछ महिलाओं में एक आदत होती है कि वह
किचन में खाना बनाते-बनाते दूसरे काम भी साथ-साथ में करती रहती हैं। तो इस तरह से आपको एक ही समय पे एक से अधिक कार्य करना होंगे, तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएँगे। तो यदि आपकी कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं और आपको इन जो योग बने हुए हैं, इन योगों के अनुसार ही अपना कर्म या अपना प्रोफ़ेशन चुनना होगा। अब यहाँ जो है किस प्रकार से आपको मिले हैं, तो उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख लें जहाँ पर यह बताया गया है कि आपके लग्नेश किस प्रकार से आपके पूर्व जन्मों से प्रभावित होकर निर्धारित होते हैं। तो प्रयास करें कि आपने जो भी कुंडली देखी है, उस कुंडली के जो है उसमें दशम भाव में किस प्रकार की राशि बन रही है। दशम भाव में जिस प्रकार की राशि बन रही होगी, उसी प्रकार के उसके कार्य का स्वभाव होगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी काम की हो सकती है जो लोग लगातार एमपीपीएससी या यूपीएससी का प्रयास के लिए प्रयासरत हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप यह देख सकते हैं कि इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कारण यही होगा कि उनके भाग्य में उस तरह की कार्य लिखा ही नहीं है। तो होता यह है कि भले ही आपको लगातार कोई मोटिवेट कर रहा है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। हम मना भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्तर पर करने का प्रयास कीजिए। किंतु होता यह है कि कुछ समय तक तो आप उसे करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ये 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाने के बाद आप स्वाभाविक रूप से ही इसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आप इतना पैसा और समय खर्च कर चुके हैं कि अब आपको लगता है कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यदि कल आप इस बात को समझ रहे हैं, तो क्यों ना आज ही हम इसे समझ कर और हम प्रयास करें कि हम उसी तरह का कोई कार्य करें जो कि हमारे भाग्य में लिखा था। और फिर यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी हम किसी को प्रयास करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप प्रयास अपने स्तर पर करते रहें, किंतु इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।